अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस पीएसएल का फाइनल जो भी टीम जीतेगी उसे मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, एक आम आदमी के लिए ये बहुत पैसा होता है, लेकिन एक पीएसएल टीम की नज़र में इसकी अहमियत क्या होगी? क्योंकि पीएसएल के अंदर कुछ ऐसी टीमें मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 700 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक है। तो ऐसे में ये 13 करोड़ का इनामी रकम क्या अहमियत रखता होगा इन पीएसएल टीम्स के लिए? जाहिर सी बात है, जो पीएसएल आपको टीवी पर दिखाया जाता है ये हाथी के दांत हैं, जबकि पूरा हाथी इसके पीछे छुपा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में पीएसएल के टोटल बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। पीएसएल मतलब कि पाकिस्तान सुपर लीग, ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है जो कि पाकिस्तान में कराया जाता है, जैसे इंडिया में आईपीएल कराया जाता है। अगर हम यूं कहें कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से इंस्पायर्ड है तो गलत नहीं होगा। पीएसएल की शुरुआत हुई थी साल 2015 में। दोस्तों, पीएसएल के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले ये समझना होगा कि ये जो पीसीबी है इस बिजनेस मॉडल के सेंटर में बैठा है। पीएसएल की गवर्निंग बॉडी आज के दिन ये पीसीबी है। पीएसएल को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की है। पीसीबी के अलावा 3 और मेन कंपोनेंट हैं पीएसएल के बिजनेस मॉडल के। पहले नंबर पर है ब्रॉडकास्टर, जो टीवी चैनल पर आप पीएसएल के मैचेस देखते हैं। दूसरे नंबर पर पीएसएल की टीम्स, जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ से। जबकि तीसरे नंबर पर है स्पॉन्सर्स, प्राइवेट कंपनीज या ब्रांड्स स्पॉन्सर करती हैं पीएसएल और पीएसएल की टीम्स को। दोस्तों, अब आते हैं कि आखिर कैसे पीसीबी इस पीएसएल से पैसे कमाता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला तरीका है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर भी 2 तरह के होते हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सर। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जब भी पीएसएल का नाम लिया जाता है तो उसके साथ एचबीएल का नाम भी लिया जाता है, जैसे एचबीएल पीएसएल। तो पीएसएल के साथ ये जो एचबीएल का नाम लगता है इसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। ये नाम ऐसे फ्री में नहीं लग जाता, बल्कि इसके अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एचबीएल ने 2022 से 2024 तक इस टाइटल स्पॉन्सरशिप की सूरत में 391 करोड़ रुपए दिए हैं पीएसएल को। मतलब 2025 तक जब भी पीएसएल का नाम लिया जाएगा उसके साथ एचबीएल का नाम जरूर आएगा। इसके अलावा होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, जो कि मुख्तलिफ कंपनीज पीएसएल की अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करती हैं ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड में मुख्तलिफ चीजें जैसे स्क्रीन हो गई या डिसीजन पेंडिंग वाली जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ कंपनियों के नाम लिखे होते हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं। और फिर आपने नोट किया होगा, जब कोई छक्का या चौका लगता है तो कहा जाता है टिकटॉक सुपर सिक्सर, मतलब कि वहां टिकटॉक स्पॉन्सर होता है। इसके अलावा कई छोटे बड़े स्पॉन्सर आपको ग्राउंड में नजर आते होंगे। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पीसीबी ने सिर्फ 2020 में इन ऑफिशियल स्पॉन्सर्स से 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया था। अब स्पॉन्सर्स एक जरिया हो गया पीसीबी के पास कमाई का। एक और जरिया भी मौजूद है कमाई का पीसीबी के पास, और वो है ब्रॉडकास्टर्स को राइट देना। अब पीएसएल के मैचेस को किसी न किसी चैनल्स पर तो दिखाना ही है। अब किस चैनल पर इन मैचेस को दिखाया जाए? हर चैनल कहेंगे कि हमारे चैनल पर दिखाया जाए इन मैचेस को ताकि हमारी रेटिंग बढ़े, लेकिन पीसीबी इन राइट्स को बेचता है इन चैनल्स को पैसों के जरिए। 2021 से 2023 के लिए पीसीबी ने ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए हैं 2 टीवी चैनल्स को, ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स को, जो कि $24 मिलियन के बदले दिए गए हैं, जो कि पाकिस्तानी 650 करोड़ रुपए बनते हैं। अब अगर आप ब्रॉडकास्टर्स की नज़र से देखेंगे तो ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स ने 650 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं 2 साल के राइट्स लेने के लिए। तो कुछ तो फायदा होता होगा इनको, वरना एक पीएसएल क्रिकेट टूर्नामेंट दिखाने के लिए कौन इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है? बात यह है कि दोस्तों, इन्हें ना सिर्फ अपना लगाया हुआ पैसा मिलता है बल्कि ये कहीं ज्यादा मुनाफा कमाते हैं इस सारे प्रोसेस से। अगर हम बात करें तो पीएसएल के मैचेस के दौरान अगर आपने कोई ऐड चलवानी है इन चैनल्स पर तो 10 से 20 सेकंड की ऐड के लिए ये आपसे 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये एड्स ज्यादातर बिटवीन दी ओवर चलाए जाते हैं। इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि मैच के दौरान भी स्क्रीन पर मुख्तलिफ एड्स चलती रहती हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चैनल्स जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। ये 2 मेन सोर्सेज हैं पीसीबी के पास, जहां से पीसीबी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन दोस्तों, पीसीबी ये सारा रेवेन्यू अपने पास नहीं रखता, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा फ्रेंचाइजीज के पास जाता है। जी हाँ दोस्तों, पीसीबी जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है उसमें से जो खर्च आता है, जैसा कि विकेटें हो गई, बैट बॉल, इसके अलावा जो ग्राउंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है, फिगर्स बताते हैं कि सिर्फ 2020 में 1.4 अरब रुपए का खर्चा आया था। तो पीसीबी ये सारा खर्चा निकाल कर जितनी आमदन बचती है उसका 95% फ्रेंचाइजीज के पास जाता है,
जबकि सिर्फ 5% पीसीबी अपने पास रखता है। दोस्तों ये बात हुई पीसीबी की। अब एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक पीएसएल टीम को ओन किया जाता है एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से। वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, या कोई सेलिब्रिटी हो सकती है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है। वो इस पीएसएल की टीम को खरीदते हैं। ये टीम उनको सस्ते में नहीं मिल जाती, बल्कि अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 2015 में जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त 5 टीमें थीं और पीसीबी ने इन 5 टीम्स को $93 मिलियन में फरोख्त किया था। और इनमें से सबसे महंगी टीम कराची किंग्स थी, जिसे एयरवाई के ओनर ने उस वक्त $26 मिलियन के बदले खरीदी थी। इसी तरह लाहौर की टीम $25 मिलियन, पेशावर $16 मिलियन, इस्लामाबाद $15 मिलियन, क्वेटा $11 मिलियन। क्योंकि उस वक्त पीएसएल को स्टार्ट हुए 2 साल हो चुके थे। इसके अलावा पीएसएल काफ़ी हद तक स्टेबल भी हो चुका था। तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान की टीम $42 मिलियन में सेल हुई थी, जो कि अब तक की सबसे महंगी टीम समझी जाती है। और ये सारा पैसा फ्रेंचाइज ओनर्स ने 10 साल के अरसे में पीसीबी को अदा करना है। और ये सारा पैसा सिर्फ पीसीबी की जेब में ही जाएगा, कोई भी इसका शेयर होल्डर नहीं है। इसके अलावा प्लेयर्स को खरीदने के लिए फ्रेंचाइज ओनर्स अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स की सैलरीज, उनका खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ तक कि ट्रेनिंग तक का भी खर्चा फ्रेंचाइज ओनर्स बर्दाश्त करते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ये फ्रेंचाइज ओनर्स। तो इतना सारा पैसा ये फ्रेंचाइज ओनर्स अपनी जेब से तो अदा करते नहीं हैं, तो फिर कहाँ से आता है इतना सारा पैसा आखिर? एक जरिया तो मैंने आपको बता दिया है कि पीसीबी जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है उसका 95% हिस्सा फ्रेंचाइजेस को जाता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा तो खर्च हो जाता है। तो इस सूरत हाल में फ्रेंचाइजेस के लिए भी मेन जरिया जो कमाई का है वो स्पॉन्सर्स ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि प्लेयर्स की जर्सी पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के लोगो लगे होते हैं। ये लोगो उनकी कैप पर होते हैं, जर्सी पर होते हैं, इसके अलावा ट्राउजर्स पर भी होते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स। तो ये लोगो फ्री में नहीं लग जाते, इसके लिए अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप पीएसएल के मैचेस देखने के लिए जो टिकट्स खरीदते हैं और वहाँ से जो पैसा आता है उसका 95% हिस्सा भी फ्रेंचाइजेस के पास जाता है। हालांकि ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। फिर फाइनली एंड में आता है प्राइज मनी। 13 करोड़ मिलेंगे जो टीम फाइनल जीतेगी। इसके अलावा जो टीम फाइनल हारेगी, जो रनर अप टीम होती है, उसे 5 करोड़ मिलेंगे। तो ये प्राइज मनी मिलती है, इसका आधा पैसा जाता है टीम ओनर के पास, बाकी आधा पैसा जाता है टीम प्लेयर्स के पास। इनमें इक्वली बांट दिया जाता है। अब अगर प्लेयर्स की बात हो रही है तो ये भी देखते हैं कि प्लेयर्स कितना कमाते हैं इस टूर्नामेंट से। प्लेयर्स अपनी सैलरी में से तो कमाते ही हैं, लेकिन प्लेयर्स की अपनी ब्रांड वैल्यू भी होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा फेमस प्लेयर होगा उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है ऑक्शन के दौरान। प्लेयर्स को डिफरेंट 5 कैटेगरीज में रखा जाता है। इसी तरह जो जितना अच्छा प्लेयर या फेमस प्लेयर होता है वो प्लाटिनियम कैटेगरी में होता है, और सबसे महंगे प्लेयर प्लाटिनियम कैटेगरी में होते हैं। प्लाटिनियम कैटेगरी में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, एलेक्स हेल जैसे बड़े प्लेयर शामिल होते हैं। जो जितना बड़ा फेमस होता है वो उतना ही प्लाटिनियम कैटेगरी में आता है। प्लाटिनियम कैटेगरी में $1,30,000 से लेकर $1,70,000 तक सैलरी दी जाती है प्लेयर्स को। अब अगर आप पूरे पीएसएल के बिजनेस मॉडल को एक पीएसएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो प्राइज मनी होती है वो सिर्फ 13 करोड़ रुपए होती है, जबकि जो फ्रेंचाइजेस का खर्चा होता है इससे 10 गुना ज्यादा हो जाता है। जबकि टीम की अपनी ब्रांड वैल्यू 700 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक है। इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद टीम ओनर के पास क्या मोटिवेशन रहती है कि वो कहता है कि पीएसएल में उसकी टीम जाए और एक टूर्नामेंट जीते। जरा सोच कर देखें, टीम ओनर्स क्यों चाहेंगे कि उनकी टीम टूर्नामेंट जीते? क्या सिर्फ 13 करोड़ रुपए के लिए? जबकि 13 करोड़ को इतनी ज्यादा रकम नहीं है इन टीम ओनर्स के लिए। इसकी असली रीजन है टीम की ब्रांड वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, जब टीम जीतती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है, पब्लिसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सपोर्ट करते हैं और व्यूअरशिप भी बढ़ती है उस टीम की। तो इस सूरत हाल में स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं और वो स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा पैसे देते हैं इन टीम्स को। इसीलिए दोस्तों इन टीमों के लिए प्राइज मनी से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह कोई फेमस प्लेयर जब किसी टीम में आता है तो तब भी उस टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। जैसे पेशावर में बाबर आजम खेलते हैं और मुल्तान में मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, जिससे इन टीम्स की ब्रांड वैल्यू में इजाफा होता है। इसी तरह हर टीम की कोशिश होती है कि उनकी टीम में अच्छा से अच्छा प्लेयर आए और अच्छे से अच्छा फेमस प्लेयर आए ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा हो। तो दोस्तों ये था पीएसएल का टोटल बिजनेस मॉडल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया।